नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही,
ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है और सबसे बड़ी बात नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरजकुंड में बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश में अलग अलग वार्डों में मंडपम बना रहा है। इसमें लगभग 300 लोगों के बैठने के लिए सभागार है। अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहता है तो उसको 11,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने ये पहल प्रारंभ की और आप गोरखपुर नगर निगम में ये 7वां कल्याण मंडपम बन रहा है, जिसमें से एक का पहले लोकार्पण हो गया है और दूसरा ये अभी इसका लोकार्पण हो रहा है। 5 अभी निर्माणाधीन है। मैंने तो अपनी विधायक निधि का पूरा पैसा इसी प्रकार के कल्याण मंडपम के लिए ही दे दिया है। ये महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं। कोई बिछिया में बन रहा है, कोई राप्ती नगर में बन रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर उनके निर्माण का कार्यक्रम मानबेला, मोरीपुर, नकहा, राप्ती नगर, बिछिया
ये 5 स्थानों पर यह कार्य हम लोग कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, जिससे महानगर के अंदर किसी भी मोहल्ले में गरीब हो या अमीर, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो उसके लिए आसान हो सके, सुविधा संपन्न हो सके, और वह भी उस अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को बहुत मनोयोग के साथ, उत्साह और उमंग के माहौल में आयोजित कर सके। इसमें लगभग 250-300 लोगों के लिए बैठने के लिए सभागार है, किचन भी है, ऊपर भी सभागार भी है, 6 अटैच रूम भी हैं जो सभी एसी हैं। ये सभी आंगन, जितना बड़ा एक कार्यक्रम यहां पे हो रहा है, इस पूरा आंगन पार्किंग के लिए भी है और अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए भी है, क्योंकि जब अतिथि आएंगे तो अगर हॉल में कार्यक्रम होगा तो भोजन वगैरह बाहर पवाना पड़ेगा। रवि किशन ने अपने घर के पास जगह नहीं छोड़ी है कि कभी आप लोगों को खिलाने के लिए बुला सके, लेकिन हम लोगों ने कल्याण मंडपम में ये पूरी व्यवस्था दी है कि वहां पर कोई आएगा तो स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो, लोगों को खिलाने की व्यवस्था भी हो और आसानी से सभी कार्यक्रम, पार्किंग की व्यवस्था भी हो। पार्किंग भी आप कर सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं वहां आपको प्राप्त हो सकती है। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना है। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति, वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, और उसकी कीमत तो वही होगी जो रवि किशन अभी लकड़ी की बात कर रहे थे। तो बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था बनाने से होता है, पहल करने पे होता है, और ये काम केवल एक नगर निगम का नहीं है, एक महापौर के अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केवल कार्यकारिणी की नहीं, बल्कि नगर निगम के सभी पार्षद। नगर निगम के अंदर अगर आपने साफ स्वच्छ वातावरण दिया है, स्वच्छता के कार्यक्रम को जिसको प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता देते हैं। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार अचेत अवस्था में है, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। यदि इसे महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कौन सा नशा करके तो सारा चीज देखा ही है कि अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं का जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है कि किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उल्टा जो है कसम खिलवाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहते हैं? अस्पताल जाइए तो भ्रष्ट अधिकारी जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी आप देखिएगा इसी ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है?
हमने मात्र एक ही सवाल पूछा, क्या वो रिटायर्ड अधिकारी हमारे सरकार गिरते ही उसको जो है एक्सटेंशन दिया गया, और क्या उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो पीएमसी चला सके? ना बेड मिलता है लोगों को। कल हम एम्स गए थे, एम्स में हालात जो है आप देखिएगा, कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। लोग सड़कों पर जो है लेटे हुए हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा। एम्स से निकले तो लोग हमको घेरे कि भाई हमको बेड दिला दीजिए, बेड दिला दीजिए। ये स्थिति बनी हुई। तो ये माफिया लोग, जितने लोग हैं बिहार सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग, जिनको जनता के पीड़ा को देखना चाहिए, तो और पीड़ा देने वाला काम ये मौजूदा सरकार जो है कर रही है। सर मेरा स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार चुप क्यों है? लगातार घटनाएं घट रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मंत्री जी को महिलाओं ने घेर लिया है। देखिए मुख्यमंत्री जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं अचेत अवस्था में है, और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए, सरकार चलाने के योग नहीं रह गए। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता उनके एमपी एमएलए कौन है, ना चेहरे से पहचानते हैं ना नाम से पहचानते हैं। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता सकते अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी जिस उम्र में है, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का, और 13-14 करोड़ के बिहार जिनके हाथों में है वो असुरक्षित हाथों में है। रिटायर्ड मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारी ही बिहार को चलाने का काम करते हैं। जो डीके गैंग के लोग हैं, केवल वही लोग जो है सरकार जो है चला रहे हैं। थराली क्षेत्र में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ अमर बलिदानी भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। सेना के जवानों ने बैंड धुन बजाकर माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर दिया। मुंदेली राइडर्स क्लब ने मुंदेली से चैपड़ों तक साइकिल यात्रा कर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार चैपड़ों की इस पावन भूमि पर अमर शहीद श्री भवानी दत्त जोशी की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले इस शौर्य महोत्सव में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी माताओं बहनों ने, प्यारे बच्चों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर जिस प्रकार मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस थराली की, इस चैपड़ों की इस वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और चैपड़ों के वीर सपूत, राज्य के प्रथम अशोक चक्र से सम्मानित वीर बलिदानी स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का बड़ी संख्या में हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है। सच में आप सबके बीच में आकर मेरा मन भाव विभोर उठा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूँ या सेना से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम में होता हूँ, किसी बलिदानी की पुण्य स्मृति के अवसर पर हो या किसी अन्य कार्यक्रम में, सच में ऐसा लगता है कि मानो जैसा बचपन से हम सब लोगों ने देखा, जैसा रीतू दीदी ने यहाँ पर बताया, कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आए हैं। हम सब अपने परिवार के बीच में हैं। हम सभी जानते हैं अमर शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देते हुए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन में उनके अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस के बल पर उनकी बटालियन को अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में
कामयाबी हासिल हुई थी। इस मिशन में नायक भवानी दत्त जोशी जी ने भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे निभाते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए किए गए उनके इस बलिदान के लिए स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा से वीरों की भूमि रही है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, या उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां के मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अवश्य होता है, और मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मुझे यह देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, हमारे जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, और सेना को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया है, जिस प्रकार से आज सैनिकों को हमारे अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उनको वस्त्र दिए जा रहे हैं। एक समय वह भी था, आप सब जानते हैं, जब हमारे सैनिक बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर, बर्फ की चोटियों पर भारत मां की रक्षा के लिए तैनात होते थे। उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने का सामान नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, मैंने स्वयं देखा है कि अनेक अनेक लोगों को बर्फ की चोटियों पर अपनी सेवा देने के कारण से उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाया करता था, उनके पैर काटने पड़ते थे, क्योंकि यह सब इसलिए होता था कि सैनिकों को उनके उचित प्रकार के जो उपकरण और उचित प्रकार के वस्त्र और उचित प्रकार के बूट इत्यादि उपलब्ध नहीं होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही तमाम इस प्रकार की फैसिलिटी को तत्काल लागू किया गया। हमारे सैनिकों को जहां सुविधाएं दी गई, वहीं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया गया। खबर देहरादून से है, जहां 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी आर.के. सुधांशु को अहम जिम्मेदारी मिली है। वाराणसी में आयोजित बैठक में उन्हें उत्तराखंड के शासन का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक काशी में होने जा रही है। यह बैठक 24 जून को होने वाली है। खास बात यह है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। प्रस्तावित बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।